अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से लक्षण जो है प्रेजेंट होते हैं। पेट में दर्द, साथ में कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। और यदि पेट दर्द के बाद में ब्लोटिंग बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी की वजह से उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो ये आईबीएस होता है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आईबीएस को बढ़ाने में और भी कंट्रीब्यूट करती हैं? यदि आप राजमा छोले खाते हैं तो इसको आपको लो फूड मैप से रिप्लेस करना है। इसकी जगह आप ले सकते हैं टोमेटो, ले सकते हैं पोटैटो, ले सकते हैं या कैप्सिकम ले सकते हैं। यदि आप भिंडी गोभी पसंद करते हैं तो इसको भी आपको रिप्लेस करना हो। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लौकी और तुरई से। तो आपके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ब्लंट हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। यदि आप मिल्क लेते हैं तो उसको आप ग्रीन टी से या ब्लैक टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं क्या जो ट्रिगर करते हैं आईबीएस को, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज़ों से जो शांत करे आईबीएस? यदि फ्रूट में आप एप्पल, पाइनएप्पल और पियर पसंद कर सकते हैं तो इसकी जगह आपको चेंज करना होगा। बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो भी खाते हैं या इवन पानी भी पीते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पर वो लोग एक दिन में 25-25, 30-30 बार वॉशरूम जा रहे हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उनका आईबीएस जो है वो बढ़ चुका है। तो ये क्या कारण होता है? जैसा आपने बताया, खाना खाने के बाद तुरंत जाना, इसका मतलब आपकी गट ओवर सेंसिटिव है। जैसे टिपिकल आईबीएस ऐसा ही होता है, पेट में दर्द है, वॉशरूम में गए, दर्द कम हो गया, बाद में फिर दर्द वापस आ गया। ये टिपिकल आईबीएस के सिम्टम्स हैं। ईसबगोल एक बहुत ही क्लासिकल चीज़ है कि जब भी लोगों को इस तरह की परेशानी होती है लोग ईसबगोल खाना शुरू कर देते हैं। ईसबगोल सच में फ़ायदेमंद होता है आईबीएस को ट्रीट करने में? यदि आईबीएस में आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ईसबगोल काफ़ी फायदेमंद होता है। ईसबगोल क्या करता है, ये ऐड करता है आपके स्टूल में बल्क, जो बल्क ऐड करता है जिससे आपका जो रेक्टम है प्रॉपर मात्रा में उसको सेंस करता है और उसके बाद में पूरे स्टूल को इवैक्यूएट कर देता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो आईबीएस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? फर्मेंटेबल फूड, जो फर्मेंटेबल फूड होते हैं दे प्रोड्यूस उसकी वो एक प्रोबायोटिक का काम करते हैं जो आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया उनको रिस्टोर करते हैं। कौन जो पर्टिकुलरली आप साउथ इंडियन खाते हो, दे आर फर्मेंटेड फूड, जिसकी वजह से जो आप इडली ले सकते हो, खमन ले सकते हो, ढोकला ले सकते हो, इसकी वजह से आपकी जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया आते हैं। बट आपको ये लेते हो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना है। बाकी ये फूड आपके लिए गट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और क्या एक बार आईबीएस हो गया तो इसे ठीक किया जा सकता है कभी? देखो, सबसे पहले मुझसे सब लोग ये पूछते हैं कि आईबीएस का क्योर है या नहीं है। हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आईबीएस का क्योर नहीं है, आईबीएस का ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने आईबीएस का ट्रीटमेंट लिया, आपको 5 साल तक कोई सिम्टम्स नहीं आए, बट देयर विल बी ऑलवेज चांस कि 2 से 5% ये सिम्टम्स 5 साल बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी गट ओवर सेंसिटिव, उसका नेचर नहीं चेंज हो सकता। अक्सर हम अपने पेट से जुड़ी समस्याओं को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं। कई बार लोगों को गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग इसे लंबे समय तक इग्नोर करके चलते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर हो जाती है कि सिम्टम्स संभाले नहीं संभलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सिंड्रोम होता है उससे पीड़ित होते हैं, जिसे एक डिसऑर्डर कहा जाता है। गट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पेट से जुड़े हुए होते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो ऐसे में आईबीएस अगर हो गया है तो इसे समय रहते कैसे पहचानें, लक्षणों को कैसे समझें, कौन सी चीज़ें डाइट में शामिल करें, कौन सी चीज़ें निकालें, और अगर डाइट में रिस्ट्रिक्शंस है तो उन्हें हेल्दी चीज़ों से कैसे रिप्लेस करें। इसके अलावा आईबीएस का ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर कपिल शर्मा, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, यथार्थ हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को एक बार आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ज़रूर बताएं आईबीएस होता क्या है, ये कैसे हमारे स्टमक को, गट को अफेक्ट करता है। जैसा मैम आपने बताया, यदि काफ़ी लोगों को लंबे समय से पेट में दर्द है, इसके साथ साथ में उनकी जो इंटेस्टाइन की चाल में परिवर्तन है, जिसकी वजह से कभी उनको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी ब्लोटिंग हो रही है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से है।
और कभी कभी ऐसा होता है जो पेट में दर्द है मोशन होने के बाद में कम हो रहा है या कभी कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हम ये समझते हैं कि आपका जो पेट का दर्द है उसका सीधा लिंक इंटेस्टाइन की मोटिलिटी से है, और इसके अंदर कभी कभी बैक्टीरिया बदल जाते हैं, उसकी वजह से दे प्रोड्यूस सो मेनी गैसेज, उसकी वजह से पेट में भारीपन आ सकता है। इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 3 महीने होनी चाहिए। ये सिम्टम्स एटलीस्ट 1 सप्ताह में एक बार होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको सबसे पहले आईबीएस का डायग्नोसिस करने के लिए सिम्टम्स काफ़ी नोटिस किए जाते हैं। इसका डायग्नोसिस सिम्टम्स के आधार पर बनाया जाता है। पेट में दर्द, साथ में कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। और यदि पेट दर्द के बाद में ब्लोटिंग बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी की वजह से उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो ये आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतें ओवर सेंसिटिव हो जाती है, इरिटेबल हो जाती है। इसके अंदर टेस्ट की रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहती है और पेशेंट को तकलीफ लगातार होने लगती है। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता मुझे दर्द क्यों हो रहा है। इसके कारणों की बात करें तो यदि आपकी कुछ खान पान की हैबिट की वजह से आपके यदि बैक्टीरिया बदल जाते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा आपके गट के अंदर इतने बैक्टीरिया हैं जितनी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स नहीं है। और ये बैक्टीरिया का गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। यदि ये बैलेंस खराब हो जाता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं, दे प्रोड्यूस सो मेनी गैसेज, जिसकी वजह से आपका सबसे पहले ब्लोटिंग होने लगती है और इसकी वजह से डाइजेशन अफेक्ट होता है। आपके कार्ब डाइजेस्ट नहीं होते, ये कार्ब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ के बैक्टीरिया से फर्मेंट होते हैं, दे प्रोड्यूस सो मेनी गैसेज, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द होता है, आपको डायरिया होता है और कभी कभी आप एक्सेस गैस भी पास करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप एम्बरासमेंट का भी शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आईबीएस को डायग्नोसिस करने से पहले इससे मिलती जुलती सारी बीमारी को रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि आईबीएस के पीछे एक बड़ी बीमारी छुपी हो सकती है। उस बीमारी को आपको टेस्ट करके बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये पेट में दर्द एक बड़ी बीमारी, इससे मिलती जुलती बीमारी होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अच्छा। उसके अंदर आईबीएस के अंदर इंटेस्टाइन एंडोस्कोपी में कोई छाले वगैरह कुछ नहीं मिलते। यदि आपको यदि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर बन जाते हैं आपकी, जिसकी वजह से आपको इन सिम्टम्स के साथ साथ में स्टूल में ब्लड एंड म्यूकस आने लगता है। यदि आपको अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका लगातार वजन कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, आपका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, आपकी जो बाउल हैबिट है वो लगातार चेंज हो गई है, आपके स्टूल में ब्लड म्यूकस आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ये कोई आईबीएस की छिपी बड़ी बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको टेस्ट करा के जरूर देखना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है, लोग आईबीएस लेबल कर लेते हैं लेकिन उनका डायग्नोसिस कुछ अलग बनता है और एक बड़ी बीमारी जो लंबे टाइम से छुपी रहती है आईबीएस के पीछे। तो दोस्तों, आईबीएस के सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो भी रिलेवेंट टेस्ट होते हैं वो सही टाइम पे करना चाहिए, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो कारणों के अंदर सबसे पहला कारण मैंने बताया कि जो पेट के बैक्टीरिया वो बदल जाते हैं। दूसरा, यदि आपको कभी एक गट में इन्फेक्शन हुआ है, कोई डायरिया हुआ है, उसका आपका सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं लिया और ये डायरिया प्रोलॉन्ग हो गया, 2 वीक से अधिक बढ़ गया, तो कभी कभी एक एंटिटी होती है जिसे हम पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको आईबीएस डेवलप हो जाता है। फैमिली मेंबर, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यदि एक फैमिली मेंबर को आईबीएस है तो उसकी पीढ़ी में भी आईबीएस होने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा यदि आप सेम डाइट शेयर करते हो उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। और तीसरी चीज आईबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर आपके बॉडी के ऑर्गन ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन ओवर सेंसिटिव हो जाती है। एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, आपको जान के आश्चर्य होगा, इसको सेरोटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स आपकी गट में ज्यादा होती है इवन दो ब्रेन से। अच्छा। और इसकी वजह से यदि आपका सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा है तो डायरिया होगा, कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी आपकी इंटेस्टाइन नॉर्मल है बट वो ओवर सेंसिटिव है। ये ओवर सेंसिटिव हो सकती है आपके इंटरनल स्टिमुलस से, जो कि आपकी गट में बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या कुछ ऐसे फूड से। जो आप फूड की बात करें पर्टिकुलरली, इसके अंदर होता है ट्रिगर जो होते हैं हाई फूड मैप। ये फूड मैप क्या होता है? FODMAP, फ्रक्टो ओलिगोडाइसेकेराइड एंड पॉलीओल्स। ये कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते
ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब लार इंटेस्टाइन में जाते हैं तो बहुत सारी गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको ब्लोटिंग, पेट में दर्द, आईबीएस के सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आईबीएस मतलब इरिटेबल। यदि कोई बंदा इरिटेट है तो उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। आईबीएस में आपकी आंतें इरिटेट होती है तो उसको बिल्कुल भी कोई स्टिमुलस नहीं देना चाहिए। जो उसको पसंद हो वही चीज करनी चाहिए। जो फूड वो नहीं टॉलरेट करती उसको आपको नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हाई फूड में डाइट में क्या आता है इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो हाई फूड में आप सबसे पहले वेजिटेबल्स की बात करें जो आपको बहुत ही पसंद होता है, जैसे राजमा छोले। यदि आप राजमा छोले खाते हैं तो इसको आपको लो फूड वेब से रिप्लेस करना है। इसकी जगह आप ले सकते हैं टोमेटो ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं या कैप्सिकम ले सकते हैं। यदि आप भिंडी गोभी पसंद करते हैं तो इसको भी आपको रिप्लेस करना हो। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लौकी और तुरई से। तो आपके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ब्लंट हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। यदि आप मिल्क लेते हैं तो उसको आप ग्रीन टी से या ब्लैक टी से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि फ्रूट में आप एप्पल, पाइनएप्पल और पियर पसंद कर सकते हैं तो इसकी जगह आपको चेंज करना होगा। बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में परिवर्तन, यदि आप अपनी डाइट में परिवर्तन करते हैं, इससे भी आपके काफ़ी सिम्टम्स कम हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं अराउंड 50% सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये जब भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम ट्रीटमेंट पे फोकस ना करते, हम पेशेंट से बात करते हैं। बात करने के बाद उनको समझाते हैं, पूरा डायग्राम बना के उनको समझाते हैं ये ऐसे ऐसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनके लिए होती है रीअश्योरेंस। उनको ये बताया जाता है कि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम नहीं करती। इसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे ऐसा आपकी लाइफ को कोई हानि नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं है। इसकी वजह से आपका डेली रूटीन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको इसको समझना है, अपनी इंटेस्टाइन को समझनी है। तो जैसे यदि आप जब उसको समझ जाओगे तो यदि आप उसके हिसाब से बिहेव करोगे तो आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, आप एक दूसरे को कोप कर लोगे और इस बीमारी के साथ अपना जीवन आप व्यतीत कर लोगे। तो कभी कभी कुछ लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं आईबीएस को लेके कि उन्हें कभी कभी बहुत सारी ट्रैंक्विलाइजर भी लेना पड़ती है, वो साइकेट्री में भी चले जाते हैं और वो आईबीएस को छोड़ के एक डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। कि डिप्रेशन में बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन में ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन जो पहले ऑलरेडी इरिटेट थी उसको और इरिटेट कर देते हैं। तो आईबीएस के साथ में आपने देखा होगा कुछ साइकेट्रिक कोमोबिलिटी होती है, पर्टिकुलरली कुछ सिंड्रोम भी होते हैं, जैसे क्रोनिक फटीग। ये पेशेंट काफ़ी फटीग महसूस करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, इनको बॉडी के अंदर काफ़ी पेन होने लगता है। डिप्रेशन, इनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती, एंजाइटी, इनको घबराहट होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आईबीएस के साथ साथ में कभी कभी आपको एसिड रिफ्लक्स भी होता है, गर्ड भी होता है, इंडाइजेशन भी होता है। तो आईबीएस अकेला काफ़ी कम करता है, कुछ दूसरी बीमारी के साथ में हमेशा कोएग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आपको आईबीएस को समझना होता है, इसके साथ साथ में क्या कोएग्जिस्टिंग डिजीज है उनको भी समझना होता है। तो डॉक्टर, जैसे अभी तक आपने हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया कि आईबीएस एग्जैक्टली होता क्या है, इसके पीछे कारण क्या है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आईबीएस को बढ़ाने में और भी कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से लक्षण जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर हम 4-5 जैसे क्लासिकल सिम्टम्स की बात करें कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कितने दिनों तक दिखाई दे रहे हैं, तब हम समझ जाए कि हाँ आईबीएस है और डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। आईबीएस में पेट में दर्द का होना बहुत जरूरी है। विदाउट पेट में दर्द आईबीएस हो ही नहीं सकता। यदि किसी को पेट में दर्द नहीं है, सिर्फ ब्लोटिंग हो रही है, तो वो आईबीएस बिल्कुल नहीं है। वो फिर सीबो है या कुछ इंडाइजेशन या गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको लूज मोशन या डायरिया होना चाहिए। आपका जो पेट में दर्द है वो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन के बाद में या तो कम हो सकता है या बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये सिम्टम्स आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक होने चाहिए। इनकी जो फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 सप्ताह में जरूर एक बार होना चाहिए। इसके बाद ही हम आईबीएस लेबल करते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, पहले रोम 1, रोम 2, रोम 3, रोम 4। तो उसके बाद में जो रिसेंट रोम 4 आया है उसके अंदर ये बताया गया है कि पहले ये बोलते थे कि डिस्कम्फर्ट भी आईबीएस हो सकता है, लेकिन रोम 4 ने क्लियरली बोल दिया है कि एब्डोमेन पेन होना बहुत जरूरी है और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बाउल मूवमेंट के बाद। ओके, तो ऐसे में कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, गैस ब्लोटिंग फील हो रही है, वो जब वॉशरूम जाते हैं तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से आएंगे फिर से पेन होने लगेगा या फिर से ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक लक्षण है कि एग्जैक्टली आईबीएस है। टिपिकल आईबीएस ऐसा ही होता है। पेट में दर्द है, वॉशरूम में गए, दर्द कम हो गया,
बाद में फिर दर्द वापस आ गया। आ ये गया। टिपिकल आईबीएस के सिम्टम्स हैं। ब्लोटिंग इस वजह से हो सकती है कि आईबीएस के साथ साथ में आपको सीबो हो सकता है। ये सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइल में कुछ बैक्टीरिया की डेंसिटी होती है। यदि ये डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकती है। कभी कभी गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है, बट आईबीएस अकेला ब्लोटिंग नहीं करता। ठीक है। आईबीएस सिर्फ पेट में दर्द और बाउल हैबिट में चेंज, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। तो ऐसे में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो भी खाते हैं या इवन पानी भी पीते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पर वो लोग एक दिन में 25-25, 30-30 बार वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उनका आईबीएस जो है वो बढ़ चुका है। तो ये क्या कारण होता है? जैसा आपने बताया, खाना खाने के बाद तुरंत जाना, इसका मतलब आपकी गट ओवर सेंसिटिव है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। ऐसा नहीं है जो आपने खाना खाया वही तुरंत निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। एक रिफ्लक्स होता है, जैसे ही दे कंज्यूम में फूड या कुछ भी लेते हैं तो सीधा वो जो दे कंज्यूम वो सीधा पेट में आता है। पेट में आने के बाद में वहां से सेंसेशन जाती है कोलोन तक, यानी लार्ज इंटेस्टाइन तक। वहां पहले का अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, वही वो इवैक्यूएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो खाया वो तुरंत निकल जाए। हाँ, ये आप ऐसे पॉसिबल मान के चल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी 6 मीटर लंबी, लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर लंबी। आप जो ले रहे हैं उसको ट्रेवल करने में भी इतना टाइम लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको घर वाले सब ये चिंतित हो जाते हैं या जो दे रहे हैं वो तुरंत निकाल रहा है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा होता है बच्चों के अंदर। यदि आपको कुछ डिजीज है जैसे कि आईबीएस, तो ये वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा फील कर सकते हैं। और इसका दूसरा कारण होता है, एक होता है पेल्विक डिसएनर्जिया। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं वो छोटी आंत में जाता है, वहाँ उसका अब्जॉर्प्शन होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बड़ी आंत में आते हैं, बड़ी आंत से उसका वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, और जो लास्ट में बचता है वेस्ट वो जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम उसको सेंस करता है, दम रेक्टम उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और एनल स्फिंक्टर खुलता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। इन कोऑर्डिनेशन आप सारा स्टूल एक ही बार में इवैक्यूएट कर जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, यदि रेक्टम उसको पूरी तरह से सेंस नहीं कर पा रहा और स्फिंक्टर सही टाइम पे नहीं खुल पा रहा, तो आपका जो सम अमाउंट ऑफ स्टूल है वो रेक्टम में रह जाता है। वो रेक्टम को इरिटेट करता है। रेक्टम में कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से डेस्पाइट आपको मोशन हो गया, फिर आपको जाना है, फिर आपको बार बार में हाजत होती है और आप बार बार में वॉशरूम जाते हो। कुछ ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं वो 30 मिनट 40 मिनट इवन तो 1 आवर टॉयलेट में स्पेंड करते हैं। एक बार आ जाते हैं फिर वापस जाते हैं, इतना वो परेशान हो जाते हैं। तो आईबीएस के साथ में ये बीमारी भी कोएग्जिस्ट करती है, जिसे हम पेल्विक डिसएनर्जिया या डेफिकेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट आपका स्टूल रेक्टम पर सही समय पे आ रहा है, बट रेक्टम उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा, बिकॉज रेक्टम और एनल स्फिंक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो चला गया है। या तो स्फिंक्टर सही टाइम पे रिलैक्स नहीं हो रहा, या कम रिलैक्स हो रहा, या रेक्टम उसको पुश नहीं कर पा रहा, रेक्टम उसको सेंस नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस पे हमने स्टडी भी की थी, आईबीएस में कितने पेशेंट को डेफिकेटरी डिसऑर्डर या पेल्विक डिसएनर्जिया होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से ना होकर बायोफीडबैक थेरेपी से होता है। ठीक है। तो अभी जैसे ये लक्षण हैं, कुछ लक्षण ऐसे आते हैं जो कि किसी को नहीं समझ में आते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, बहुत ही उस पेशेंट को लेथार्जिक फील हो रहा है, फटीग हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनको थकावट महसूस हो रही है, ना वो अच्छे से सो पा रहे हैं, और खाना पीना तो उनका वैसे ही ख़राब चल रहा है क्योंकि जो खा रहे हैं उनको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आईबीएस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है। यदि आपको ये सिम्टम्स है तो आईबीएस के पीछे कोई छुपी हुई बड़ी बीमारी हो सकती है। जैसा आपने बताया कि वजन लगातार कम हो रहा है, भूख चली गई है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, लूज मोशन लगातार हो रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपके अब्जॉर्प्शन में। इसको माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर या फिर इनडाइजेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में हम देखते हैं वीट एलर्जी, जो कि बहुत ही ग्लूटेन एलर्जी, जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में। इसका इंसिडेंस आप मान के चले नॉर्थ इंडिया के अंदर एटलीस्ट 100 में से 2 to 3% को होता है। पर्टिकुलरली दिल्ली पंजाब में अच्छा खासा सीलिएक डिजीज है। इसके अंदर जैसे ही आप वीट लेते हैं तो उसके जो प्रोटीन होते हैं वो एक इम्यूनोजेनिक होते हैं, वो आपको इंटेस्टाइन की सेल्स पे डैमेज कर देते हैं। जब वो सेल्स डैमेज हो जाती है तो वहाँ से जो फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। जब वो फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, बॉडी को जो फ्यूल नहीं मिलेगा तो बॉडी में एनर्जी नहीं रह पाती है। जब बॉडी में एनर्जी नहीं रह पाती तो आप लिथार्जिक फील करते हो, आप थका हुआ फील करते हो, आप एक अच्छा फील नहीं करते हो।
तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम फूड आइटम्स की बात करें स्पेसिफिक कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, जैसे कि कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लोग पी लेते हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी वॉशरूम जाने की अर्ज होती है। तो एक ग्लास चाय, कॉफ़ी पीने के बाद भी अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं तुरंत ही, तो क्या ये भी एक इशारा है कि हाँ, वो चीज़ उनको सूट नहीं कर रही है? हाँ, डेफ़िनेटली। यदि आप चाय, कॉफ़ी पी रहे हो उसके बाद में वॉशरूम जाना हाँ, पड़ रहा है। उसके बाद में वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक तो आपके जो पेट में इंटरनल बैक्टीरिया हैं वो चेंज हो गए हैं, आपको सीबो की शिकायत हो सकती है। इसके साथ-साथ में आपको जो कॉफ़ी होती है वो ट्रिगर करती है एसिड को। हाँ। यदि कॉफ़ी लेने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एसिड बनने लगता है। हुँ। काफ़ी ज़्यादा जब एसिड बनने लगता है तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन भी एक्वायर हो जाते हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पेट में एसिड में सर्वाइव कर जाता है। पेट अच्छा। में इतना तेजाब रहता है कि अधिकतर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते, हुँ। और ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है, ये एसिड से अपने आप को बचा लेता है, जो पेट की सेल्स होती हैं उससे चिपक जाता है और फिर ये यूरिएज रिलीज करता है, जिससे कि वहाँ उस एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है। ये धीरे धीरे वहाँ की सेल्स को बाइट करने लग जाता है, जिससे कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और कभी कभी ये इनिशियल स्टेज में गैस्ट्राइटिस करता है, बाद में जाके ये कभी कभी कुछ कैंसर को भी जन्म देता है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो एच पाइलोरी की एज है, ये सबसे बॉडी का सबसे पुराना बैक्टीरिया है। ये 50 साल से भी पुराना बैक्टीरिया है, और इसकी आज ये मान के चलिए 40 to 50% पॉपुलेशन में ये बैक्टीरिया होता है, बट ये अधिकतर केसेस में साइलेंट रहता है। Okay. जब ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगे तो ये जग गया है, इसका ट्रीटमेंट देना अनिवार्य बहुत हो ज़रूरी जाता है। चाय कॉफ़ी की हमने बात की, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जैसे कि रिफाइंड चीज़ें हो गई, कई लोगों को मैदा हो गया या चीनी हो गई, ये सूट नहीं करती है। अगर मैदा या चीनी से बने हुए कोई भी आइटम खाते हैं, इवन कोई डेज़र्ट भी खाते हैं वो लोग, तो उन्हें तुरंत वॉशरूम जाने की अर्ज हो जाती है, या फिर दूध भी कई बार लोगों को सूट नहीं करता है। तो ये भी आईबीएस का एक साइन है? आईबीएस के साथ साथ में कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, उसकी वजह से जो पेशेंट पर्टिकुलर दूध लेते हैं उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। मिल्क आपने देखा होगा, बच्चे बहुत अच्छे से मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि जब आपका जन्म होता है उस टाइम लैक्टेज की मात्रा सिग्निफिकेंटली हाई होती है। जैसे जैसे एज के साथ में लैक्टेज काफ़ी कम होता जाता है, और ये आपको धीरे धीरे आप दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकता है। और ये जो मिल्क है ये पर्टिकुलरली हाई फूड में कैटेगरी में आता है। जो मैदा बोल रहे हो ये भी हाई फूड कैटेगरी में आता है पर्टिकुलरली। तो उस वजह से भी आपको ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। ओके। अगर सिम्टम्स डॉक्टर लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंसान एकदम परेशान ही हो चुका है, तो फिर कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी अपनाने लगते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले कि चलो घर पर ही कुछ इलाज कर लेते हैं। तो जो लैक्सेटिव्स या फाइबर वाली चीज़ें हैं वो लोग ज़्यादातर खाना खुद से ही शुरू कर देते हैं। ईसबगोल एक बहुत ही क्लासिकल चीज़ है कि जब भी लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, लोग ईसबगोल खाना शुरू कर देते हैं। ईसबगोल सच में फ़ायदेमंद होता है आईबीएस को ट्रीट करने में? यदि आईबीएस में आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ईसबगोल काफ़ी फायदेमंद होता है। ईसबगोल क्या करता है, ये ऐड करता है आपके स्टूल में बल्क, जो बल्क ऐड करता है, जिससे आपका जो रेक्टम है प्रॉपर मात्रा में उसको सेंस करता है, और उसके बाद में पूरे स्टूल को इवैक्यूएट कर देता है। तो इससे आपका एक तो जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है, दूसरा आप एक बार में स्टूल को इवैक्यूएट कर पाते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन से बच पाते हैं, और आपके जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से ईसबगोल काम करता है। ईसबगोल लेने से आपके जो फाइबर है आपके फूड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही चिया सीड्स भी लोग खाने लगते हैं कि फाइबर की मात्रा बढ़ानी है और आईबीएस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, तो चिया सीड्स खाना शुरू कर देते हैं। चिया सीड आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल है, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ आईबीएस, बाकी चीज़ों में काफ़ी। एक तो ये आपके पेट में एसिड की मात्रा कम करता है, आपकी इंटेस्टाइन की जो चाल है उसको रेगुलेट करता है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन तो चाल बढ़ाता है, और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, तो जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो आप ये चिया सीड्स, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप सिंपल शुगर लेते हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे आपने उनको खाया तुरंत आपके ब्लड शुगर का पीक आ जाएगा, उससे फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और उससे आपका जो बॉडी के जो कुछ हार्मोन है उसमें भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, आईबीएस हो सकता है। अच्छा। इसलिए आपको जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से चेंज करना होता है। कैसे चेंज कर सकते हैं सिंपल को कार्ब्स? सिंपल कार्ब, जैसे आप शुगर ले रहे हैं तो उसको शुगर ना लें, उसके लिए आप थोड़ा सा हनी ले सकते हैं यदि मीठा करना चाह रहे हैं। यदि आप कहते हैं नॉर्मल जैसे
पोटैटो वगैरह ये ले रहे हैं, तो इसको आप ना कॉम्प्लेक्स जो फ्रूट्स के अंदर भी आप जितने भी आप बिल्कुल भी चीनी ना लें। ठीक है। यदि आपको मीठा करना है तो आप फ्रूट जूस Fruits उससे मिठास लेके आएं उसके अंदर। आप यदि कुछ लेना चाहते हैं, कुछ आपको यदि मीठा टेस्ट पसंद है तो चीनी बिल्कुल ना डालें, उसके अंदर कुछ हनी का इस्तेमाल करें या दूसरी तरीके से करें, जिससे आपका जो शुगर का जो पीके सडनली नहीं आएगा। तो फ्रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं क्या जो ट्रिगर करते हैं आईबीएस को, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उस चीजों से जो शांत करे आईबीएस को? जैसा मैंने बताया, पर्टिकुलरली आपने बताया मैंने, एप्पल, वाटरमेलन, पियर, ये जो फूड है ट्रिगर करते हैं आईबीएस को। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बनाना से कर सकते हो, इवन दो पपाया से कर सकते हो, बेरीज से कर सकते हो, और पाइनएप्पल से भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है कि आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट नहीं करेंगे और आपके जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही वेजिटेबल्स भी हैं हाँ, कुछ? वेजिटेबल, जैसे कि आप यदि आप मैंने जैसा पहले बताया, यदि आप राजमा छोले पसंद करते हो तो उसकी जगह आपको पोटैटो ले सकते हो, शिमला मिर्च ले सकते हो, पालक ले सकते हो। यदि आप भिंडी गोभी पसंद करते हो तो उसकी जगह लौकी, तुरई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी जो डाइट में उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हमने बात की। कई लोगों को जैसे रोटी चावल भी नहीं पच पाता है, वो लोग जैसे ही रोटी चावल खाते हैं तो उससे भी उनका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है। तो रोटी चावल छोड़ दें या उसकी जगह फिर कुछ और खा सकते हाँ, हैं? रोटी के अंदर सिंपल व्हीट का इस्तेमाल ना करें, आप मल्टीग्रेन आटा यूज करें। राइस ब्रान ले सकते हैं, ओट ब्रान ले सकते हैं, ओट ले सकते हैं, ये चीज़ का इस्तेमाल करें। सिंपल जो रोटी है, और आप उसको ना मोटा, जिसे मोटा अनाज बोलते हैं, वो इस्तेमाल करें। व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि आपके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाएंगे। और ऐसे राइस को अगर रिप्लेस करना हाँ, तो राइस को आप ब्राउन राइस लें ना, उसके साथ साथ में, और उसको ना बहुत बारीक ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करके खाना है। ठीक है, आईबीएस में हमने जैसे डाइट की बात कर ली, कुछ सिम्टम्स हमने जाने समझे कि क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोगों के साथ परेशानी ये हो जाती है कि उन्होंने जो घरेलू नुस्खे अपना लिए उसके बावजूद भी उनका आईबीएस सही नहीं हो रहा है। तो फिर जब वो आपके पास आते हैं एज अ पेशेंट, तो आप लोग सबसे पहले क्या टेस्ट या इवेलुएट करके पता करते हैं कि हाँ ये आईबीएस ही है? क्योंकि शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि किसी टेस्ट से नहीं समझा जा सकता है, और कई पेशेंट्स का ये भी एक रहता है कि हमने टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आईबीएस जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। यदि पेशेंट को आईबीएस है तो सबसे पहले हम रूटीन टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक हीमोग्लोबिन देखना होता है कि किसी वजह से वो कम तो नहीं हो रहा, शुगर, थायराइड देखनी होती है कि थायराइड की वजह से भी आपकी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी वो कम हो जाती है। व्हीट एलर्जी पर्टिकुलरली देखनी होती है कि जिन आईबीएस वाले पेशेंट के अंदर डायरिया हो रहा हो उसके अंदर 100% आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या व्हीट एलर्जी का टेस्ट करके देखना होता है। इसके साथ साथ में यदि पेशेंट को लगातार दर्द हो रहा है तो उसका अल्ट्रासाउंड करना होता है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को गॉल स्टोन होते हैं, और हम क्या करते हैं, आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट, इवन दो यंग फीमेल, जो लंबे टाइम से आईबीएस के चक्कर में 8-10 साल से दवाई खा रही, उनका दर्द इतना सिग्निफिकेंट हो रहा है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन आया, गॉल ब्लैडर निकल गया, सारे सिम्टम्स चले गए। तो ये ध्यान रखना है, आईबीएस का डायग्नोसिस सबसे लास्ट में बनाना है, सबसे पहले नहीं। तो आईबीएस से जितनी भी मिलती जुलती बीमारियां सबको रूल आउट करना है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां एक बार नाम ले सकते हैं आप? जैसे सबसे पहले मैं बताया, जो भी पेट दर्द प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे गॉल स्टोन हो गए, जैसे डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन हो गया, पेट में अल्सर हो गए। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको पेट में अल्सर है और वो दे आर ट्रीटिंग एज ए आईबीएस। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। उसके अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वेट लॉस होगा, आपकी एपेटाइट चली जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, रेयर केस में स्टूल में ब्लड या म्यूकस आ सकता है। इसके साथ साथ में कभी कभी आईबीएस से मिलती जुलती बीमारी होती है पेट का ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम एब्डोमिनल कॉक्स या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स भी उसके वेगी होते हैं। पेट में दर्द होगा, कभी लूज मोशन, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर यदि पेट का दर्द की जो मात्रा है वो सिग्निफिकेंट होगी, वो सीवियर होगा, उसके लिए ज़्यादा मेडिकेशन की आवश्यकता होगी। और इसके साथ साथ में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, स्टूल में ब्लड या म्यूकस आ सकता है। और कभी कभी आपको यदि एब्डोमिनल टीबी है तो आपकी इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाती है, जिससे आपको लगातार वोमिटिंग होने लगती है और आपको इंटेस्टाइन में ब्रुकआउट यानी स्ट्रिक्चर आ जाती है। तो ऐसे केसेस में हम कभी कभी सीटी स्कैन करते हैं और कुछ केसेस के हम कोलोनोस्कोपी की जांच करते हैं। यदि पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा है, उसको अलार्म सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसका वजन कम हो गया, उसकी भूख कम हो गई, स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसके सिम्टम्स दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें टेस्ट करके देखना होता है। सिंपल टेस्ट ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड की जाती है, कभी कभी सीटी स्कैन करते हैं। और जिन पेशेंट को आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत हो, कभी कभी हमें कोलोनोस्कोपी करने की आवश्यकता होती है। यूएस में ये मैंडेटरी है कि हर 60 साल के
बाद आपको एक बार कोलोनोस्कोपी करानी होती है। कोलोनोस्कोपी के अंदर कोई छोटे छोटे पॉलिप्स को यदि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर दिया जाता है, तब यदि उसको निकाल देते हैं तो उसको कोलन कैंसर की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अभी तक हमने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिली होगी समझने में कि एग्जैक्टली आईबीएस के लक्षणों को कैसे पहचानें। और जैसा कि आपने कहा कि हमें लास्ट में आईबीएस के बारे में सोचना चाहिए, पहले हम और भी उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर लें। अगर ये कंफर्म हो गया है कि नहीं ये सिम्टम्स आईबीएस के ही है, टेस्ट हो गए, लक्षणों से पहचाने जा गए, सब चीज़ें हो गई, तो आईबीएस का फिर इलाज कैसे होता है और क्या एक बार आईबीएस हो गया तो इसे ठीक किया जा सकता है कभी? देखो, सबसे पहले मुझसे सब लोग ये पूछते हैं कि आईबीएस का क्योर है या नहीं है। हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आईबीएस का क्योर नहीं है, आईबीएस का ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने आईबीएस का ट्रीटमेंट लिया, आपको 5 साल तक कोई सिम्टम्स नहीं आए, बट देयर विल बी ऑलवेज चांस कि 2 से 5% ये सिम्टम्स 5 साल बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी गट अवर सेंसिटिव है, उसका नेचर नहीं चेंज हो सकता। कोई इंसान है, उसका नेचर कुछ हद तक चेंज हो सकता है, वो कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता। ऐसे इंटेस्टाइन भी अपना नेचर चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि ये सालों साल भी चलता है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपकी जान में कोई नुकसान नहीं, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट का कोई खतरा नहीं है। इससे बस आपकी लाइफ स्टाइल खराब होती है। इसके जो ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा कि आपने बताया, तो सबसे पहला जो मैंने बताया रीअश्योरेंस, हम उनको बोलते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बीमारी आपका कोई नुकसान नहीं करने वाली है। आपके इसको सिम्टम्स को ध्यान देना है, सिम्टम्स जो होता है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। यदि किसी को पेट में दर्द ज़्यादा होता है तो पेट दर्द का ट्रीटमेंट करना होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना होता है, डायरिया जिसको होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत ही काफ़ी कुछ समझने के बाद किया जाता है। तो उसके लिए हमें जो सीबो मैंने बताया, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, उस पर टारगेट किया जाता है। इसके लिए कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है जो केवल आपके गट पे काम करती है, बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है, यदि आप उसको लंबे टाइम तक लेते हैं, सालों साल लेते हैं, तो उन दवाई से बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सेफ होता है कि इसकी आईबीएस की जो चलने वाली दवाइयाँ आप लंबे समय तक ले सकते हो। यदि इसके साथ साथ में यदि आपको कुछ फाइब्रोमाइल्जिया है या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है या आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, उसको भी टेकल किया जाता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसके अंदर आपका ट्रीटिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, एक आपका फिजियो जो आपको योगा थेरेपी भी एक्सप्लेन करता है। इवन तो मेरे फ्रेंड ने स्टडी भी की है कि आईबीएस के अंदर योगा एज ए होल थेरेपी, उन देखा गया है कि आईबीएस के डिफरेंट सिम्टम्स पर डिफरेंट योगा से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ओवरऑल आपको क्या है कि आपकी बॉडी की जो सेंसिटिविटी वो कम करनी होती है। योगा आपके बॉडी के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है, आपकी जो गट है उसको जो कम सेंसिटिव करती है, जिससे कि आपके आईबीएस के सिम्टम्स चले जाते हैं। तो आपको हमेशा एंगेज करना है, सिम्टम्स को इग्नोर करने की कोशिश करनी है, और जो सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट आपको लेना है, और आपको खान पान में ध्यान रखना है। खान पान की बात की आपने, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो आईबीएस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? सबसे पहले क्या क्या नहीं लेना, इसको मैं एक दोबारा बताना चाहूँगा। आपको इस्तेमाल जो नहीं करना है, राजमा, छोले, भिंडी, गोभी, मसूर की दाल, एप्पल, वाटर मेलन और मिल्क का सेवन कम से कम करना है। इसकी जगह आप ले सकते हैं लौकी, तुरई, शिमला मिर्च, पालक, बैंगन, दालें, इनका सेवन आप कर सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर जैसा मैंने बताया, आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, और बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट फूड होता है, जो जिसके अंदर आप बोलते हैं कि प्रोबायोटिक फूड, मतलब फर्मेंटेबल फूड, जो फर्मेंटेबल फूड होते हैं दे प्रोड्यूस उसकी, वो एक प्रोबायोटिक का काम करते हैं जो आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया उनको रिस्टोर करते हैं। कौन-कौन जो पर्टिकुलरली आप साउथ इंडियन खाते हो, दे आर फर्मेंटेड फूड, जिसकी वजह से आप इडली ले सकते हो, खमन ले सकते हो, ढोकला ले सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया आते हैं। बट आपको ये लेते हो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना है। बाकी ये फूड आपके लिए गट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ साथ में आप जो बेरी है, बेरी इज़ वेरी गुड फॉर गट।
तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक फर्मेंटेबल फूड के अंदर आ सकती है। इसके साथ साथ में आप कर्ड ले सकते हो। बनाना भी एक फर्मेंटेबल फूड के अंदर आता है। तो आपको यदि आपको आईबीएस की समस्या है तो आपको फर्मेंटेबल फूड एक अच्छा चॉइस हो सकता है, यदि आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो। ठीक है डॉक्टर, जैसे आईबीएस के इलाज में दवाइयों का ही रोल होता है और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ये सही हो जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, या इससे भी जाकर के कुछ बड़ा ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसा मैंने बताया, आईबीएस के अंदर एक होती है होलिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर दवा के साथ साथ के अंदर आपको मेडिसिन। आईबीएस के अंदर एक होती है होलिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर दवा के साथ साथ में आपको लाइफस्टाइल मेजर, डाइट मॉडिफिकेशन, योगा थेरेपी, रीअश्योरेंस, ये सारी चीज़ें करनी होती, तब जाके आपको रेस्पॉन्स 80 to 90% आता है। यदि आप दवाई की बात करें, दवाई केवल 50% तक इफेक्टिव हो सकती है। आपको इसके साथ साथ में ना बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो जब भी हम आईबीएस का डायग्नोसिस बताते हैं तो सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, कि उसके बाद में मॉडिफायर्स होते हैं, कि इसके अलावा मॉडिफायर्स क्या हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर गट की मोटिलिटी कैसी है, गैस्ट्रोपेरेसिस तो नहीं है, सीबो तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। लास्ट में होता है जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो आईबीएस का ट्रीटमेंट करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि एमडीपी के आधार पर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और इसकी जितने भी कंपोनेंट हैं सबको एक एक करके निकालते हैं और सारे कंपोनेंट को ट्रीट करते हैं और सब ट्रीटमेंट शामिल करते हैं, जिसमें दवाइयाँ होंगी, रीअश्योरेंस हो गया, डाइटरी थेरेपी हो गई, योगा हो गई, और इवन दो समटाइम वी आल्सो इन्वॉल्व साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट। तो इसके आधार पर जब हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आता है। तो आईबीएस का ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक चलता है, और ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, जैसे ऑफिस जाना या घर का काम करना या जो भी चीज़ें वो करते थे, वो कब से वो रिज्यूम कर सकते हैं? देखो, 2 वीक के ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट को रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, और यदि आप 3 महीने तक ट्रीटमेंट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बट आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी होती है, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, वो सारी चीज़ें। तो अगर हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को आईबीएस से रिलेटेड कोई गोल्डन मंत्रा या टिप ज़रूर दे दें, कि अगर वो चाहते हैं कि इससे बच करके रहें। एक तो वो लोग हो गए जिनको हो ही गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं है ये चीज़, तो अगर वो भी खुद को आईबीएस से बचा करके रखना चाहते हैं तो क्या चीज़ें अभी से अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, किन पर फोकस करें ताकि आईबीएस से बचा जा सके? सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। आप जिम भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरा, कुछ भी खाने से पहले जरूर चेक करना है, जंक फूड, कोला ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करना है, हेल्दी फूड लेने हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो रेडी टू ईट आइटम है वो कम से कम करें। जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जैसे आपने देखा होगा एक अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंसेप्ट आता है, जो रेडी टू ईट होते हैं, जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री द्वारा मेड होते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं होता। ये आपके जो फूड है उसका टेस्ट तो बढ़ाते हैं, बट ये आपके गट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड से दूर रहें, हेल्दी डाइट लें, जिसके अंदर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, आप मल्टीग्रेन आटा यूज करें, और आप सब्जियां आप बदलते रहें, और इसके साथ साथ में जो हरी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करें, जैसा मैंने बताया, लौकी, तुरई, शिमला मिर्च, पालक। इससे आपको बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आपके आईबीएस के सिम्टम्स भी कम हो जाए। परफेक्ट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आईबीएस को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को आईबीएस के बारे में काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपने हमें सिम्टम्स हो, ट्रीटमेंट हो, डाइट रिलेटेड चीज़ें हो, सबको समझाया है, तो हेल्पफुल भी रहा ये सेशन, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी रहा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। डेफिनेटली आई एंजॉय द सेशन, एंड पर्टिकुलरली जो आपने क्वेश्चंस को एक फ्रेम में किया, उस फ्रेम से जितनी भी ऑडियंस है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो फ्रेम करने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वाज वेरी गुड, और इससे सारा इन्फॉर्मेशन और जाएगा और ऑडियंस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में आईबीएस से रिलेटेड कोई और सवाल भी रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।